नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम तमिलनाडु के उस सियासी थ्रिलर की बात करने वाले हैं जिसने इस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। सच कहूं तो ये एक ऐसा राजनीतिक तूफान है, एक ऐसी हलचल है जो दशकों पुरानी व्यवस्था की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख रही है। हालिया चुनाव के जो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आए हैं ना, उसके बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में सिनेमा के पर्दे का हीरो हकीकत में सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला है? देखिए, ये सिर्फ एक सीधा साधा सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट है जिसने बड़े बड़े और दिग्गज राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया है। और पता है, इस पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक जादुई नंबर पे टिका है, और वो नंबर है 118। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में अपनी सरकार बनाने और बहुमत साबित करने के लिए यही वो सबसे अहम आंकड़ा है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की जो टाइमर घड़ी शुरू कर दी है ना, उसकी टिक टिक के बीच ये 118 का आंकड़ा जुटाना ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। भाग 1, सुपरस्टार से जननेता तक, एक नई शुरुआत। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैसे एक 51 साल के मेगा स्टार सी जोसेफ विजय ने अपने करियर के एकदम पीक को, उस कामयाबी को छोड़कर राजनीति में उतरने का इतना बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, तमिजग वेत्री कड़गम यानी टीवीके, और सीधा निशाना किस पर साधा? उन युवाओं पर जो सच में पुरानी और पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके थे और एकदम नए विकल्प की तलाश में थे। और इनके चुनाव प्रचार का तरीका तो बिल्कुल ही अलग लेवल का था। उन्होंने इसे एक पूरे आधुनिक आंदोलन में बदल दिया। मतलब सोचिए, गांव में होलोग्राम के जरिए उनके संदेश पहुंच रहे हैं। एक ही वक्त पर अलग अलग जगह अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए उनके बॉडी डबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कपड़ों की दुकानों पर विजय यूनिफॉर्म पहने हुए मैनेकिन्स खड़े, और उनका जो चुनाव चिन्ह है ना, सीटी, उसे तो ऐसा बना दिया गया जैसे वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। एकदम शानदार रणनीति। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इस चुनावी चमक दमक की ही नहीं थी। जमीन पर असर डालने वाले कुछ बहुत ही ठोस वादे भी किए गए थे, जैसे महिलाओं के लिए 5,000 रुपये महीना और 6 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा, छात्रों के लिए 2.5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला एजुकेशन लोन, और मछुआरों के लिए पहली बार 8 अलग अलग तरह की मछलियों पर MSP का भरोसा। इन सीधे और सटीक आर्थिक वादों ने ना पारंपरिक पार्टियों के वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी। भाग 2, जादुई बहुमत, संघर्ष और गणित। तो आखिर ये बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाया कैसे गया? गणित समझते हैं। विजय ने खुद 2 सीटें जीती थीं, और नियम के मुताबिक एक से इस्तीफा देने पर टीवीके के पास बचते हैं कुल 107 विधायक। अब इसमें कांग्रेस ने दिए अपने 5 विधायक, वामपंथी दलों यानी CPI और CPM ने दिए 4, और VCK के 2 विधायक। सबको मिलाकर बनते हैं पूरे 118। मतलब एक एक सीट जोड़कर बहुत ही मुश्किल से इस जादुई आंकड़े को छुआ गया है। यहाँ ना VCK और वामपंथी दलों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। VCK जो दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात करती है, और जिसका चुनाव चिन्ह मटका है। भले ही इनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन इस कांटे की टक्कर में यही छोटी पार्टियां ना असली किंग मेकर बनकर सामने आई हैं। भाग 3, समर्थन का खेल, राजनीतिक बिसात। गठबंधन की इस कहानी के बिना 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ वामपंथी दल हैं जिन्होंने बिना किसी शर्त के विजय को सरकार बनाने के लिए अपना खुला समर्थन दे दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनका समर्थन शर्तों के साथ आया है। उनकी बिल्कुल साफ मांग है कि टीवीके भविष्य में NDA के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी और आने वाले चुनावों में उनके साथ इस साझेदारी को बनाए रखेगी। और इस पूरी बिसात का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है ना, वो ये दावा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई पक्का दुश्मन नहीं होता। दशकों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे DMK और AIADMK, इनके बारे में ये चौंकाने वाली खबर आ रही है कि वे सिर्फ इस नए खिलाड़ी यानी विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए हाथ मिला सकते हैं। यहां तक कि खबरें तो ये भी हैं कि AIADMK के विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है ताकि उन्हें टूटने से बचाया जा सके। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। भाग 4, पर्दे के पीछे की राजनीतिक जटिलताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विजय का ये सफर आसान रहा है। दावों की माने तो उनकी राह में कई बड़े रोड़े आए हैं। सितंबर 2025 में उनकी एक रैली में एक बेहद दुखद भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद उन पर CBI जांच शुरू हो गई। फिर जब चुनाव का वक्त आया तो सेंसर बोर्ड ने उनकी आखिरी और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, उस फिल्म की रिलीज को अटका दिया। और अब चुनाव के बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए एक जो नॉर्मल टाइम दिया जाता है ना, वो देने के बजाय
तुरंत राजभवन में बहुमत साबित करने का भारी दबाव डाल दिया है। तो इस दबाव का पलटवार क्या हुआ? टीवीके ने एक तरह का राजनीतिक न्यूक्लियर विकल्प ही सामने रख दिया। पार्टी ने बिल्कुल साफ चेतावनी दे दी कि अगर उन्हें बहुमत साबित करने और सरकार बनाने से इस तरह से रोका गया तो उनके सभी 107 विधायक एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। एकदम आर पार की लड़ाई। भाग 5, तमिलनाडु का अगला कदम, क्या होगा समाधान? अब सवाल यह है कि आगे क्या? राज्य के भविष्य के लिए इस वक्त 3 संभावित रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि विजय सफलतापूर्वक अपने समर्थन पत्र पेश कर दें और फ्लोर टेस्ट पास करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। दूसरा यह हो सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके सबको चौंकाते हुए अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए गठबंधन कर लें। या फिर तीसरा रास्ता, टीवीके के विधायक अपने इस्तीफे दे दें, जिससे उन 107 निर्वाचन क्षेत्रों में एक बार फिर से भारी पैमाने पर चुनाव कराने की नौबत आ जाए। अब आप सोच सकते हैं कि स्थापित पार्टियां इस दोबारा चुनाव की बात से इतना खौफ क्यों खा रही हैं। देखिए, अगर फिर से चुनाव हुए तो जनता की सहानुभूति के चलते टीवीके और कांग्रेस मिलकर 150 से 180 सीटों का एक बहुत बड़ा और विशाल आंकड़ा छू सकते हैं। वहीं डीएमके और एआईएडीएमके अपना बचा खुचा मुख्य कोर वोट बैंक भी खोने का जोखिम उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका फायदा उठाकर बीजेपी शायद अपने मौजूदा गठबंधन को छोड़कर मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की उम्मीद में सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दांव खेल सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक अकेले नए चेहरे ने भारत में क्षेत्रीय राजनीति और लंबे समय से स्थापित व्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियां इस नई उम्मीदों वाली पीढ़ी का सामना कर पाएंगी? ये सच में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जिसका आखिरी नतीजा देखना अभी बाकी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस पूरी राजनीतिक उठापटक और इसके पीछे की कहानी को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।